हालांकि रहनुमाओं को तो ये चाहिए ना कि वो मिलकर ऐसी महफिल से जाएं जिसमें अवाम की खुशहाली के दीप जलाए जाएं, पूरे पाकिस्तान में प्यार और मोहब्बत की रोशनी फैलाई जाए। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च अवाम की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इनकम टैक्स ब्रैकेट में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, अच्छी सोहबत का नतीजा यकीनी तौर पे अच्छा निकलता है और बुरी सोहबत का नतीजा बहुत बुरा निकलता है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि अच्छी सोहबत में रहो और ख़ास तौर पर ऐसी सोहबत में रहना चाहिए जहाँ से इल्म और पते की बात मालूम हो सके। अच्छा, ऐसी महफिल ही फ़ायदे का बाइस बन सकती है ना, जिसमें एक दूसरे के साथ खैर बांटी जाए, अच्छी बात की जाए, अच्छी बात सिखाई जाए, अच्छी बात फैलाई जाए, एक दूसरे की शख्सियत को निखारा जाए। और अच्छी महफिल हमेशा इत्तेहाद का बाइस बनती है, क्योंकि ऐसी जो अच्छी महफिलें होती हैं, मुस्बत महफिलें होती हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अब दूसरी जानिब अगर आपको बुरी सोहबत में बैठने को कहा जाए तो उस मशवरे को नज़रअंदाज करने में ही आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी है जो आपको तामीरी सोच देने में मदद करे तो ऐसी महफिल में लाजमी बैठना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। अब ऐसी एक कहानी है जिसमें अच्छी सोहबत में बैठने की तलकीन की गई ताकि कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स अपने दोस्तों की महफिल में बाकायदगी से शरीक होता था। अचानक किसी इतला के बगैर उसने महफिल में आना छोड़ दिया। महफिल के एक बुज़ुर्ग ने ये बात नोट की और कुछ दिनों के बाद एक इंतहाई सर्द रात में उस महफिल के एक बुज़ुर्ग ने उससे मिलने का फ़ैसला किया और वो बुज़ुर्ग उसके घर तक पहुंच गए। वहाँ बुज़ुर्ग ने उस शख्स को घर में तन्हा और एक आतिशदान के सामने बैठा पाया जहाँ आग जल रही थी। माहौल काफ़ी आरामदेह था। उस शख्स ने मेहमान का इस्तकबाल किया, फिर दोनों खामोशी से बैठ गए और आतिशदान के आसपास रक्स करते शोलों को देखते रहे। कुछ देर बाद मेहमान बुज़ुर्ग ने एक लफ्ज़ कहे बगैर जलते अंगारों में से एक का इंतखाब किया जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था और उसको चिमटे के साथ उठा लिया और एक तरफ अलग रख दिया। अब मेज़बान खामोश था लेकिन हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था, गौर कर रहा था। कुछ ही देर में तन्हा अंगारे का जो शोला है वो बुझने लगा और थोड़ी सी देर में जो कोयला पहले रोशन और गर्म था अब एक काले और बुझे हुए कोयले के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं था। सलाम के बाद से दोनों के दरमियान बहुत ही कम गुफ्तगू हुई और रवानगी से पहले मेहमान ने बेकार कोयला उठाया और उसे दोबारा आग के बीच रख दिया, जिसके बाद फौरी तौर पे उसके चारों तरफ जलते हुए जो कोयले हैं उसकी रोशनी और हरारत से उसे दोबारा ज़िंदा कर दिया। अब जब मेहमान रवानगी के लिए दरवाजे पे पहुंचा तो मेज़बान ने कहा कि आपकी आमद का और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत शुक्रिया, मैं जल्द ही आपकी महफिल में वापस आऊँगा। अब कहानी में उस बुज़ुर्ग ने एक कोयले को जैसे ही तन्हा किया, क्या हुआ, वो बुझ गया। क्यों? क्योंकि वो बाकी अंगारों से अलग हो गया था। और बुज़ुर्ग ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो महफिल छोड़ने वाले शख्स को प्रैक्टिकली अमली तौर पे ये समझा सके, पैगाम दे सके, मैसेज दे सके कि तन्हा या अकेला शख्स अपनी सलाहियतों को जंग लगा लेता है, उसके अंदर की जो शख्सियत है बुझ जाती है। लेकिन अगर वही शख्स अच्छी सोबत में बैठता है, अच्छी कंपनी में बैठता है तो उसका दिल रोशन हो जाता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, पर्सनैलिटी शख्सियत में निखार आता रहता है और उसके अंदर का इंसान मज़ीद निखरने लगता है और बेहतर से बेहतरीन बनने लगता है। ऐसे ही कोयलों की महफिल थी जो रोशनी दिखाने का काम कर रहे थे और उनमें से जैसे एक कोयले को अलहदा किया गया तो वो क्या हुआ जी, उसने अपना काम ही छोड़ दिया। अब उसकी रोशनी ज़ाहिर बात है खो गई क्योंकि वो उससे अलग हो गया। अब महफिल का हर रुकन दूसरों से हरारत लेता है, रोशनी लेता है। महफिल या किसी भी ग्रुप या जमात के अरकान को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो शोले का एक हिस्सा है और सब एक दूसरे से हरारत पाते हैं। यानी अगर कोई लग हो गया तो ना कोई किसी से हरारत पाएगा, ना रोशनी पाएगा, ना कुछ सीखेगा, बल्कि बुझ जाएगा, वो जो कोयले के साथ हुआ। और इस तरह जो आग है वो तो जलती रहती है। सबक ये कि हमें अपने दरमियान इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए ताकि मोहब्बत मजबूत, मौसर और देरपा साबित हो और माहौल खुशगवार बन सके। दूसरों से हरारत लें, अपनी हरारत से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अपनी रोशनी दूसरों को दें, दूसरों की रोशनी खुद लें और इसी में ज़िंदगी का मज़ा। लेकिन सियासत की दुनिया ये तो एक जंगल है जहाँ वीरानी ही वीरानी है, बेसुकूनी ही बेसुकूनी है। यहाँ पर महफिलें सजती ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरे को मजबूत करने के लिए नहीं, रोशनी हरारत देने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को अंधेरा देने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए ये मेला सजाया जाता है। और ये महफिल आप समझ लेंगे मेले ऐवान के इजलासों की सूरत में होते हैं
कभी सियासी जमातों और जलसे जुलूसों की शक्ल में होते हैं, जहाँ सियासी हरीफ आपस में हर्जा सराई में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अगर हमारे जो रहबर हैं अपनी महफिल को बेहतर बना लें, तकरीब की बजाय तामीर को इसका हिस्सा बना लें, मिलजुल कर मुल्क के लिए काम करें, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे प्यारे पाकिस्तान को तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने से क्या कोई रोक सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता, जुर्रत ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे रहबर ऐसा करें तो सही, करके तो दिखाएं। मुल्की सियासत में अब ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें इत्तेहाद तोड़ने वालों को आपस में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये PDM देख लें, ये इत्तेहाद बज़ाहिर अवामी उमंगों का तर्जुमान बनकर उभरा था, लेकिन क्या हुआ? रेत की दीवार साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल जमातों ने अपने अपने उल्लू सीधे करने की फ़िक्र की। अब इसी वजह से PDM नामी इस महफिल का जो चिराग है वो जल्दी से बुझ कर रह गया। पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हो गई और वो अब तक हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के फेज़ से गुजर रही है। अब इसी तरह नून लीग की सफ़ों में वाज़ेह तकसीम होने से भी अपोजिशन में इंतशार पैदा हुआ। नवाज शरीफ लंदन में तनहा हो गए, मरियम और शहबाज शरीफ में सर जंग की कैफियत पैदा हो गई जो अब भी जारी है। फिर इसी तरह हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की सियासत का जो शोला है वो बुझाने में मसरूफ़ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि तामीरी सियासत का आगाज़ कब होगा, और इससे भी बड़ा सवाल कैसे होगा, कौन करेगा, ये भी एक सवाल। सब एक दूसरे की महफिलों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि रहनुमाओं को तो ये चाहिए ना कि वो मिलकर ऐसी महफिल से जाएं जिसमें अवाम की खुशहाली के दीप जलाए जाएं, पूरे पाकिस्तान में प्यार और मोहब्बत की रोशनी फैलाई जाए। अच्छा, वैसे अच्छे की उम्मीद और तवक्को करनी चाहिए, एंड तक करते रहना चाहिए, और तवक्को और उम्मीद तो की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो सियासी मंजरनामा है ना, ये एक अजीब सा नक्शा खींच रहा है। जैसे हुकूमत अपोजिशन की करप्शन को बेनकाब करना चाहती है। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन रहनुमाओं के कड़े एहतसाब की हर बार बात करते हैं, और वहीं पे अपोजिशन के हाथ में हुकूमती जमात की एक बड़ी कमज़ोरी लगी हुई है जिसको वो हर सूरत कैश कराने पर तुली हुई है। तहरीक इंसाफ की वो कमज़ोरी आपको पता है क्या है? फ़ॉरेन फंडिंग केस। अब इस केस में हुकूमती जमात का ये दावा है कि जी वो इस केस में सुरखरू हो गई है, लेकिन इस केस में अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जी इस केस में तहरीक इंसाफ को कोई बचा ही नहीं सकता। सुरखरू होने वाली बात वो कहते हैं गलत है, इनको तो कोई बचा नहीं सकता, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने 7 साल से स्टे लिया हुआ है। अब खबरों के मुताबिक इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है, ज़रा सुनिएगा। वो अहम पेशरफ्त के मुताबिक जो PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें स्टेट बैंक के जमा करदा रिकॉर्ड को 3 साल 9 माह से खुफिया रखने की पाबंदी ख़त्म हो गई है, और इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग केस के जो पटिशनर अकबर एस बाबर उनको फ़ॉरेन फंडिंग केस में खुफिया रिकॉर्ड देने का हुक्म दे दिया। इस रिकॉर्ड में PTI खुफिया बैंक अकाउंट्स की तफसीलात डिटेल्स शामिल होंगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से मुंसलिक तमाम जो रिकॉर्ड हैं बाशमूल 8 ये जो खुफिया वॉल्यूम्स हैं उनका रिकॉर्ड भी अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया जाएगा। 8 वॉल्यूम्स में PTI से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड शामिल। ये रिकॉर्ड स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुल्क भर के मालियाती इदारों और बैंकों से जमा किया। अच्छा, अकबर एस बाबर ने इस हवाले से अपनी राय का इजहार इस तरह किया, क्या कहना था उनका कि जो सियासी जमातें इनको कानून के ताबे लाना होगा, और इस केस में PTI मिसाल बनेगी, एग्जाम्पल सेट करेगी, यानी हर कोई एक दूसरे को निशाने इबरत बनाकर अपनी अपनी फतह के झंडे गाड़ने में मसरूफ़ है। अच्छा, तहरीक इंसाफ इस केस में बड़ी सेटिस्फाइड या फिर बड़ी आप कह लें बड़ी पुरसुकून नज़र आती है। फ़ारूक हबीब साहब क्या फरमाते हैं? वो कह रहे हैं कि जी स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के दावों का पोल खोल दी है। वो फ़ॉरेन फंडिंग का कोई सबूत पेश ही नहीं कर सके, और अकबर एस बाबर के पास पेश करने के लिए वो कहते हैं कुछ है ही नहीं, और हमने उनको केस से अलहदा करने के लिए पटिशन दायर कर दी। स्क्रूटनी कमेटी नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस की रिपोर्ट जमा कराए। मरियम और बिलावल अपने अकाउंट्स पर बात क्यों नहीं करते हैं? दोनों आकर सवालों के जवाब दें। अच्छा, अब इस सिचुएशन में, इस पूरी सूरत हाल में कोई सवाल पूछ रहा है, कोई जवाब तलाश कर रहा है, ऐसा ही है ना, और कोई हुकूमत बनाने में और कोई हुकूमत गिराने के सहारे तलाश कर रहा है। जैसे कि PDM और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करें जी, हुकूमत गिराने का मुकम्मल वो फैसला अपने आप में तो कर चुके हैं एटलीस्ट। ज़रा मौलाना साहब को सुनिएगा जी। तो सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में जो बयान दिया था कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, ख़तरनाक। अब इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती रहीं, और ये अंदाज़े लगाए जाने लगे कि जी उन्होंने पैगाम आखिर किसको दिए, वो किसको बताना चाहते हैं कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। हुकूमती रहनुमाओं का ऐसा मानना है कि जी वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से मुखातिब थे, और वो अपोजिशन से बात कर रहे थे, और उन्हें ये खबरदार करे थे अपोजिशन को कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई भी गैर जमहूरी कदम उठाया गया तो वो जवाब में खामोश नहीं रहेंगे। और अब ये बात अंडरस्टूड है कि जिसको भी इक़्तिदार से निकाला जाता है वो खामोश तो नहीं रहता। नवाज शरीफ साहब याद है ना, इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद क्या किया था उन्होंने? इदारों पे चढ़ दौड़े थे,
इतना शोर शराबा किया तो उन्होंने कौमी सलामती के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, खुलकर निशाना बनाया। अब दूसरा वज़ीर आज़म के बयान को लेकर जो सियासी हल्के हैं इनमें ही कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे थे, अपोजिशन को नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाह रहे थे, यानी इमरान खान साहब के बयान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाने वाला जो बयान है ये अपोजिशन के लिए तो नहीं बल्कि इदारों के लिए था। और अब मौलाना साहब के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट और कौमी सलामती के इदारों को आपको नहीं याद कि रज के तनकीद का निशाना बनाया हुआ था। खैर अब मौलाना साहब हुकूमत पर बरस रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म गरीब आवाम के लिए ख़तरनाक साबित हो गए हैं, उन्होंने मुल्क को कंगाल करके ख़तरे से दो चार कर दिए, अब वो इससे ज़्यादा और ख़तरनाक अगर हो जाएंगे तो और कैसे ख़तरनाक हो जाएंगे। मौलाना साहब ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को क्या कहते हैं पत्थर पर लकीर भी करार दे दी है। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा, ये फैसले की घड़ी है, हुकूमत को घर भेजने के लम्हात हैं। PDM के सरबराह आवाम को महंगाई पर बाकायदा पंप कर रहे हैं और उनसे लॉन्ग मार्च में शिरकत की अपील कर रहे हैं। अच्छा, PDM के लॉन्ग मार्च का जो स्लोगन है वो महंगाई, भूख और गुर्बत है, लेकिन इस हवाले से चौधरी शुजात इमरान खान की हिमायत में उतरते हुए कहते हैं कि महंगाई पर सिर्फ इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, बाज़ बैरूनी माशी बहरान के ज़िम्मेदार हैं और यही बात इमरान खान और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगाई को के जो बेलगाम घोड़ा है उसको महंगाई को बल्कि बेलगाम घोड़ा बनाने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन अपोजिशन सड़कों पर आने से पीछे हटने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है। अब इसीलिए अब हुकूमत ने भी सिंध की तरफ पेशकदमी का ऐलान कर दिया है। असद उमर और अली जैदी का क्लिप होगा, टीम अगर रेडी हो तो। जी, हुकूमत ने फ़िलहाल PDM के लॉन्ग मार्च और धरने पर कोई हिकमत अमली तय नहीं की है, लेकिन पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी वाले दिन पर अपनी हिकमत अमली बाजी कर दी है। हुकूमती रहनुमा ने 26 फरवरी को सिंध की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है और अली जैदी सिंध हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हम मार्च के दौरान और सिंध पहुँच कर आपको बताएंगे कि आखिर हमारे मुतालिबात क्या हैं और हम आपसे चाहते क्या हैं। अच्छा, असद उमर साहब क्या कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सिंध को डाकू राज से आज़ाद करवाएं जो अपनी मर्ज़ी से कवानीन में तरमीम करता रहता है। और असद उमर तो 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी देख रहे हैं। अब हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी और PDM 23 मार्च को शहर इक़्तिदार में लॉन्ग मार्च करने जा रही है और पीपल्स पार्टी के मार्च करने के जवाब में वफाकी हुकूमत ने भी सिंध में मार्च का ऐलान कर दिया है। यानी मार्च 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 के बदले भी मार्च। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को पीपल्स पार्टी और PDM के अलग एहतजाज से थोड़ी बहुत परेशानी भी हो और इस परेशानी और प्रेशर को कम करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को जवाबी तौर पर प्रेशर डालने के लिए या दबाव डालने की कोशिश की हो। अच्छा, दबाव से मुझे याद आया शेख रशीद साहब अपोजिशन पर दबाव डाल रहे हैं कि जी अपोजिशन मचकर कदम उठाए, सोच ले पहले, क्योंकि उसके 14 से 15 लोग, शेख साहब कह रहे हैं कि 14 से 15 लोग हुकूमत की जेब में मौजूद हैं और अपोजिशन अपना जो मार्च का शौक़ है वो पूरा ज़रूर करे। बिलावल भी शहर इक़्तिदार आएंगे तो उन्हें मौसम अबर आलूद नहीं बल्कि वो कह रहे हैं बड़ा साफ़ मौसम मिलेगा। ज़रा शेख साहब का क्लिप चलाइएगा। तो देखा जी, हुकूमत के माथे पे ना कोई बल है ना कोई शिकन है, क्योंकि अपोजिशन आपस में उलझती जा रही है, वो एक दूसरे से खौफ खाए चले जा रही है। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और शेख रशीद साहब को तो हुकूमत के तमाम मामलात बड़े साफ बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। वो बिलावल और PDM को इस्लामाबाद मार्च की खुली इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बाजी खेलना चाहते हैं खेल लें, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि शेख साहब सही कह रहे हों, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वान में गैर हाजिर हो जाने पर आपको पता है कि अपोजिशन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और गिलानी साहब बिल पास करवाने का इल्ज़ाम चेयरमैन सेनेट पर लगा रहे हैं और उनसे शिकवे कर रहे हैं। ज़रा चलाइए गिलानी साहब का क्लिप। सुना आपने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गिलानी साहब ने सादिक संजरानी के सामने शिकायतों के ढेर लगा दिए हैं। उन्होंने शिकवा ये किया है कि जी इतने अहम एजेंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था जो हमें नहीं दिया गया। मुल्की सतह के अहम मामले पर एतमाद में लिया जाता है, लेकिन हमें किसी ने भी एतमाद में लिया ही नहीं। बिल कमेटी को भी नहीं भेजा गया। कमेटियाँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि वहाँ बहस हो। रात के वक्त बिल को एजेंडे पर लाना मुनासिब नहीं था और गिलानी साहब ने सादिक संजरानी पर इल्ज़ाम ये लगाया कि चेयरमैन और स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन होते हैं, वो हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं, हाउस की करते हैं, हुकूमत की नहीं। लिहाजा चेयरमैन और स्पीकर का जो किरदार है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। अच्छा, बिल पर वोटिंग पर 30 मिनट के लिए चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी किया। आपने गवर्नमेंट को सहूलत दी, अपोजिशन को नहीं। बाहैसियत अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफ़ा पार्टी को दे दिया है और सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। अच्छा, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नाकामी का जो सारा मलबा है
वो चेयरमैन सेनेट को की जो जानबदारी उसको करार दे दिया है। वहीं पे सेनेटर शहजाद वसीम ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी जो सफ़े हैं ना वो दुरुस्त करने का मशवरा दिया। ज़रा इनका क्लिप चलाइए शहजाद साहब। जी सुना आपने शहजाद वसीम को, वे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बाकायदा जवाबी वार करते हुए कह रहे हैं कि जी ऐवान का एजेंडा ज़रूर जारी किया जाता है, लेकिन कौन सा एजेंडा किस वक्त ऐवान में पेश किया जाएगा ये नहीं बताया जाता। हाउस का मुकम्मल एजेंडा अहम होता है। हमें एजेंडे के मामले पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अपोजिशन का ये रवैया मनफी है। जब उनके मौक़िफ़ की जीत हो तो सब ठीक है, वरना ये लोग जमहूरियत और आइन सब को गलत करार देते हुए उल्टे सीधे अलकाबात देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शहजाद वसीम ने यह भी कहा कि जी चेयरमैन सेनेट ने कानून के मुताबिक हाउस को चलाना होता है और कानून के मुताबिक ही उस रोज़ चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया था। यानी हुकूमत ने गिलानी साहब के जो तराशे गए जवाज़ हैं बुनियाद करार दे दी है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इस्तीफ़े को बेबुनियाद और झूठा तक करार दे दिया। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तनकीद के अंगारों से अपोजिशन के दिलों को खूब जलाया। ज़रा चलाइएगा कुरैशी साहब का क्लिप। जी तो सुना आपने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा ड्रामा था, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होने वाला है, ये लंबा खेल है, फ़िक्र ना करें। ये सारी पेशगोइयाँ अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कर दी, जिसके जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वज़ीर ख़ारिजा को गिरा हुआ करार दे दिया। अब देखें नाज़रीन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे अल्फाज हैं। सियासत के सारे खेल में हर कोई अपने आप को तसल्लियाँ देने में लगा हुआ है, अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, अपने अंदर के ग्रजेस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाहर लाए जा रहे हैं, किसी को भी किसी भी अलकाबात से नवाजा जा रहा है। यानी अपनी अपनी महफिल सब सजाने में लगे हुए हैं, किसी दूसरे को इसमें शामिल ये लोग नहीं करना चाहते। और वो महफिल इक़्तिदार जो है उसको हासिल करने की महफिल है, जिसमें सब एक दूसरे की साख को, एक दूसरे के इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। यानी एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को गिरा हुआ कहकर, एक दूसरे को कमतर कहकर ये लोग ऊपर आना चाहते हैं। किसी को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊपर नहीं आता, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ। अब कोई मुत्तहिद होकर मेरे ख्याल से मुल्क के लिए काम करने को तैयार नहीं, जिस पर यकीनी तौर पर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अजियत होती है। अब मेरे ख्याल से वक्त है कि इन तमाम लोगों को वाकई ये जो कहते हैं ना हम रहबर हैं, इनको ये रहबर लफ्ज़ के मायने समझने चाहिए। प्रैक्टिकली इनको रहबर बनना चाहिए। और रहबर क्या करता है? मुल्क की तामीर के लिए किरदार अदा करता है, तरक्की के लिए किरदार अदा करता है, आवाम की वाकई खिदमत करता है। तो अब इन्हें चाहिए कि हमारे जो रहबर है वाकई रहबर बने, मुल्क की तामीर और तरक्की की महफिलें सजाएँ। वरना महज ये जो ख्याली पुलाव बनाते चले जाते हैं ये, या तनकीद इधर से उधर से तनकीद करते चले जाते हैं। ख्याली पुलाव बनाने से, तनकीद करने से मजीद काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए पंजाब में मौजूद हैं, जहां लॉन्ग मार्च के लाहे अमल पर बातचीत के लिए मुलाकातें भी हो रही हैं। अच्छा, बिलावल साहब ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम संग मिल साबित होगा, जिसमें लाखों की तादाद में आवाम की शिरकत से इमरान खान की मकबूलियत का पोल खुलकर सामने आ जाएगा। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च आवाम की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट होगी, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और वफाकी वजीर अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अब सिंध के अवाम को उनके हुकूक दिलवाने के लिए मैदान में आ चुकी है। 26 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च में सिंध के अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करके सिंध हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देंगे कि अब वो सिंध हुकूमत की जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है रुकने कौमी असम्बली रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, और आप लोगों को क्या उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च से वाकई हुकूमत का खात्मा हो जाएगा? क्योंकि हुकूमती दावा ये है कि पीपल्स पार्टी के पास लोग कहाँ से आएंगे, कैसे खात्मा करें? हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अगर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है तो फिर परेशानी किस बात की? फिर तो वेलकम करे, जैसे वो माजी में कहते थे कि आप आइए इस्लामाबाद, आपको कंटेनर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो वो खाने और कंटेनर का ऐलान कर रहे, हम तो पहुंच रहे, नहीं भी करेंगे फिर भी हमने पहुंचना है, तो परेशानी किस बात की? वो कहते हैं ना, ये गज या मैदान पर आ जाए ना। बात ये होता ना कि ये सारी परेशानी दरअसल में पीपल्स पार्टी का मकसद यही है, बिलावल भुट्टो साहब का, कि हमने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है अपोजिशन का। हमने आवाम को इस हुकूमत का मकरू चेहरा दिखाना है।
जिस तरह महंगाई, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह खारजा पॉलिसी, जिस तरह माशी पॉलिसी, जिस तरह जो है ना उन्होंने सीपे को तबाह और बात कर छोड़ दिया है, जिस तरह उसने अपने लोगों की जेबें भर दी है, तो ये सारी चीजें हमने आवाम के सामने लाना है, बाकी फैसला आवाम का है। ठीक है। अच्छा, वैसे कॉन्फिडेंट आप कह रहे हैं ना कि ये फिर परेशानी कैसे? शेख रशीद साहब तो बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे थे, वो कह रहे हैं जी कि बिलावल को खुली दावत है, हुकूमत के खिलाफ जो बाजी बिलावल खेलना चाहते हैं खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। अब जो शख्स खुद कहते हैं मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हो, इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं? इसका कोई दीन ईमान नहीं है। अगली मर्तबा यानी मंदोखिल साहब आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं कि जो हुकूमती रहनुमा हैं, वुज़रा हैं, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, अंदर से घबराए हुए हैं आप लोगों से। वो देखिए, अगर घबराए नहीं होते तो ये बार बार ऐलानात और इसके ऊपर कमेंट्स करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ ना, इमरान नियाजी साहब जब शुरुआत में कहते थे कंटेनर भी दूंगा और खाना भी दूंगा, ये जरा ऐलान करते ना पीपल्स पार्टी के बारे में। वो जो पहले मैंने 5000 कारकुन ले जाने थे, अगर ये खाना और कंटेनर दे रहे हैं तो मैं 10,000 ले आऊंगा सिर्फ में एक महीने, बाकी लोग के अलावा। सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर है तो घबराने किस बात की? लेकिन मैं आपके तौर से कहना चाह रहा हूँ इमरान नियाजी साहब, आपकी घबराने का वक्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा काजी साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग ये कह रही है कि उनके लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो क्या आप भी अपने लॉन्ग मार्च में दूसरी जमातों को दावत देंगे? इस सिलसिले में किसी जमात से आप लोगों की बातचीत हुई हो? देखिए, मैं तो इनकी खिदमत पे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आज महंगाई भी है और आप एहतजाज की कॉल दे रहे हो 4 महीने बाद, और 4 महीने बाद भी 4 दिन बाद जो है ना वो रमजान का महीना शुरू होता है, तो आप मुझे बताओ कि ये लॉन्ग मार्च हुआ या क्या हुआ? मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी के ऐलान तो किया हुआ है, सिर्फ दिसंबर के महीने में हमने 3 एहतजाजी बड़े प्रोग्राम किए, 10 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 27 दिसंबर को, जो हमारी बीबी शहीद का बरसी होता है। हर साल हम वैसे करते हैं, लेकिन इस मरतबा पूरे पाकिस्तान बरसे अवाम आ गई और हम ये सारी बातें दोहराई है, तो हमारा एहतजाज तो जारी है। हमारा तो अभी कश्मीर डे हफ्ते वाले दिन भी हमारा हर जिले हर एरिया में हमारा इस हवाले से जो है एहतजाज है, और कश्मीरी भाइयों के साथ एकजहती का हमारा एक मुजाहरा है। तो हम तो मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। अगर पीडीएम वाले 4 महीने के बाद जदोजहद का ऐलान करते हैं और फिर 4 दिन बाद रमजान का महीना आता है, तो मेरी आपकी तौसीफ से सवाल है उनके साथ कि ये 1-2 तारीख को तो वैसे रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये कि उसे पहले खत्म करना है, और फिर 23 तारीख तक वो पहुंचेंगे या 23 तारीख को रवाना होंगे, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। बहरहाल इनका अपना अमल है, मैं उसमें मजीद क्या कहूँ। अच्छा जी, मंदोखिल साहब, तहरीक इंसाफ ने आपकी सूबाई हुकूमत के खिलाफ ये जो मार्च का ऐलान किया है, अली जैदी साहब घोटकी से कराची की तरफ मार्च करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी साथ होंगे, तो आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और वो आपकी हुकूमत गिराने आ रहे हैं, मार्च के बदले मार्च, इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, एक एहतजाज का ऐलान उन्होंने पहले से किया हुआ 27 फरवरी को, और एग्जैक्ट उसी तारीख को अगर वो पैरेलल मार्च लेना चाहे तो ये क्या चाह रहा है? ये कारकुनों को लड़ाना चाह रहा है। तो मैं आपकी तौर से कहना चाह रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी के और अली जैदी से कि आप हिम्मत करिए, उस लॉन्ग मार्च का खुद जो है ना कमांड संभाले, खवातीन को और गरीब लोगों को आगे ना करें। जैसा फौज के कमांडर होता है, इस तरह आप इस लॉन्ग मार्च के कमांडर बने और आप आगे चले। देखिए, जाले क्या करेंगे, जाले कैसे जो है ना सुपर हाईवे और मोटरवे चीरते हुए इस्लामाबाद कैसे जातेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन हिम्मत करे, और अभी लॉन्ग मार्च जो है ना, जो आपने पैरेलल हमारे मुकाबले में और हमारी रूट पे आपने ऐलान किया है, तो हिम्मत करके उसको रखे, कैंसिल ना करें। अच्छा मंदोखिल साहब, ये हुकूमत बार बार हुकूमत के दावा जो किया जाता है, हुकूमती रहनुमा वुज़रा जो आके दावा करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के पास लोग कहाँ से आएंगे, मतलब इनके पास इतनी तादाद ही नहीं, इतने लोग कहाँ से आएंगे, तो ये बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है? आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि जाले आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे। देखिए, अगर हमारे पास लोग नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो परेशानी किस बात की ना? आज जो पीएसपी वाले एहतजाज कर रहे हैं, वहां पे इसके कैंप के 25 आदमी नहीं है, तो हमें परेशानी नहीं है। जमा इस्लामी वाले 29 दिन बैठे, ये 200 दिन बैठे। जिसका पूरा सिंध में काउंसलर नहीं है, वो भी हमें ब्लैकमेल करने पे उतरा हुआ है। जिसकी एक सीट थी, 99 सीट को चैलेंज करके एहतजाज किए, हमने फिर भी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उनसे मुज़ाकरात किए, उनके मुतालबात, उनकी
तजावीज़ हमने शामिल कर दी है। तो इसी तरह हम पीएसपी को भी कहना चाह रहा है, इसकी तरह हम एमक्यूएम को भी कहना चाह रहे हैं, भाई आइए, इस शहर को आपने बहुत ही रंगबाजी दिखाई, इस शख्स में बहुत ज्यादा आपने टारगेट बनाया है, बहुत सारे कब्रिस्तान आबाद किए, आप आइए इस शहर के, इस मुल्क के, इस सूबे की खिदमत करें। और अगर आप इसी तरह माजी की तरह आप समझ रहे हो कि आपके एक टेलीफोन कॉल पे पूरा शहर बंद हो जाएगा, जो कि नहीं होने वाला है। आवाम शऊर, आवाम को पता है कि आपकी ब्लैकमेलिंग की, आपकी दादागिरी की सियासत जो है वो अंजाम को पहुंच चुकी है। ठीक है जी। अच्छा मंदो खेल साहब, हुकूमत और पीडीएम का ये मानना है कि जिस सेनेट में पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक का जो बिल है मंजूर करवाने में बाकायदा हुकूमत की मदद की है, अहम दिन गिलानी साहब के ना आने से पीडीएम जमातें आपको बाकायदा शक की नज़र से देख रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गिलानी साहब उसकी तफसील बता चुके हैं आपकी मीडिया पे कि रात 1 बजे एजेंडे का उसको ये बताया जाता है और मुल्तान में बैठकर तो कैसे पहुंच सकेगा। लेकिन साहब, अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की बात करूं, पगार आदमी है, वो आदमी है, वो जो मर्जी कह दे। यही वो शख्स था जो अगली बारी फिर जरदारी, और एक जरदारी सब पर बारी, और ये तो सबको पता है। और फिर जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास गए, मुझे वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया जाए, और उसके बाद जब दर के पीपल्स पार्टी ने तो उसको कूड़ा मार के बाहर निकाल दिए। अब उसके ऊपर क्या बात करेंगे, वो अपनी नौकरी पक्का करें। मुमकिन है कि अगली हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की बन गई है तो ये फिर हमारे दरवाजे पे, बिलावल के दरवाजे पे ना बैठा हो। तो सवाल ये कि उसकी तो बात ही छोड़ दे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो अच्छा मंदो कैसे ये शक नून लीग की जानिब से भी किया जा रहा है, मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ। अगर नून लीग के साथी इस बात पे एतराज कर रहे हैं तो मैं भी को भी असम्बली में मौजूद था जिस दिन मिनी बजट पेश हो रहा था, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे तो वो मौजूद नहीं थे। और फिर अभी इसी प्रोग्राम में जो पीडीएम का सरबराह है मौलाना फजल, इनका सबसे अच्छा मैं कहूँगा बेहतरीन जो इसका सेनेटर था तला महमूद साहब, वो मौजूद नहीं था। मुस्लिम लीग नून का मुशाहिद हुसैन मौजूद नहीं था। ये सारी चीजें तो सवाल है, 8 मेंबरान अपोजिशन के मौजूद नहीं थे, एनपी वाला एन टाइम पे निकल गया। तो ये सारे सवाल तो सबसे किए जाए। एक यूसुफ रजा गिलानी साहब को टारगेट बना के, शरीफ आदमी, इसने अपना मुल्तान का गुस्सा उस पर निकालना, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग है। और मैंने पहले दिन कहा कि क़यादत से, नाउद साहब से और आसिफ अली ज़रदारी साहब से, आप मीडिया दोस्तों के जरिए कि इनका इस्तीफा मंजूर न किया जाए। ये शरीफ आदमी मेल कर रहे हैं, और यकीनन अल्लाह का शुक्र है बिलावल साहब ने उनका इस्तीफा जो है ना वो मुस्तरद कर दिया है, मंजूर होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वो शरीफ आदमी है। अपोजिशन उसको, खुद अपोजिशन की मैं बात करूं, उसको ब्लैकमेल कर रही है, जबकि उसके अपने मेंबरान गायब। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंदो खेल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल असलम साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने मुतवस्सत, निचले और तनख्वाहदार तबके पर कीमतों के बढ़ते दबाव को कम करने और रिलीफ फराहम करने के लिए टैक्स और अखराजात से मुतालिक जो तदाबीर हैं उन पर गौर शुरू कर दिया। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में महंगाई के दबाव से निमटने के लिए चंद इकदाम पर गौर किया गया, और अगले चंद रोज़ में ही ये तजावीज़ जो है मुरतब की जाएंगी। लेकिन इनका ऐलान IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की जानिब से प्रोग्राम की बहाली और $1 अरब से ज़ायद की फराहमी की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। अच्छा, ज़राए के मुताबिक इजलास में रवां साल के पहले 6 महीने में भारी टैक्स कलेक्शन के पेश नज़र तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इनकम टैक्स ब्रैकेट में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अच्छा नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल के इब्तदाई 7 माह जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के दौरान महसूलात की मद में मुकर्ररा हदफ से 262 अरब रुपए जायद मालियत की वसूलियाँ की हैं। अच्छा, मईशत पर बात करने के लिए, जो ताज़ा तीन सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे माशियात और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, ये जो कर्ज़ लेने वाली अफवाहें हैं, खबरें ये चलाई गई हैं कि जी पाकिस्तान को चीन से $3 अरब, रूस और काज़ाकिस्तान से $2 अरब कर्ज़ मिलने का इम्कान है, और चीन से $3 अरब का जो कर्ज़ है वो ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। तो इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न ने इन सब बातों की बहरहाल तरदीद कर दी है।
आपको क्या लगता है ये खबरें, अब जारी बात जब तरदीद आई है तो हम इसको अभी तो रूमर्स ही कहेंगे, अफवाहें ही कहेंगे, तो क्यों ये रूमर्स या अफवाहें फैलाई जाती हैं? जारी बात है अफवाह के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। देखिए, बात यह कि वजीर आजम जो है चीन के दौरे पे जा रहे हैं जुमेरात को, और ये ऐन उस वक्त हुआ जब हुकूमत की तरफ से कोई इस तरीके की ना ऐलान हुआ ना कुछ हुआ। और एक प्रोग्राम में टीवी के बोला गया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त कर रही है। फिर अगले दिन कुछ टीवी चैनल्स ने, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स ने जो है 3 के साथ 2 और लगा दी, जो एक नॉर्मल अल्फाज में जिसे कहते हैं मजाकिया 3 लगा के बात करने वाली है, 4 लगा के जैसे कहते हैं बात कर दी उसने। फिर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जिसको उमर अयूब साहब हेड करते हैं, उनके मिनिस्ट्री से जो है लिंक कर दिया उसे, तो उन्होंने उसकी वजाहत दे दी कि भाई मेरा इदारा कम से कम ये बात नहीं कर। देखें फिर 2 बातें बड़ी क्लियर है, दुनिया का कोई मुल्क कर्ज लिए बगैर नहीं चलता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, और वो जितने भी अमीर हो वो कर्ज लेते हैं, ठीक है। सिंगापुर जिस इतना अमीर मुल्क है वो भी, उसका भी 100% से ज्यादा कर्जा है। तो इस चीज का भतंगड़ बना देना कि पाकिस्तान चीन से जो है नया कर्ज मांगने जा रहा है, ये जा रहा है, ये कोई मतलब कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज ये कि जब चीन का दौरा हो रहा था तो उससे पहले जो है इस तरह की अफवाहें गर्म कर देना, ये कोई कौम की खिदमत नहीं कर रहा है आप। मतलब आप उधर जा रहे हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए, खैर सगाली के एक प्रोग्राम के लिए, और उसके पीछे जो है आप जो है इस तरीके की जो है अफवाहें उड़ा देते हैं कि सऊदी अरब भी गए थे वजीर आजम, वहां पे एक बात हुई, सऊदी अरब ने हमें $3 अरब का डिपॉजिट दिया। तो हुकूमत ने खुद ऐलान किया, जल्दी किस बात की है? अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हमने कोई छुपाना थोड़ी है, हमने बता देना है। लेकिन अलग अलग नामों से कि जी हमने डॉक्यूमेंट देख लिया, मैं वजारत खजाना में, मैंने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, मेरे से कोई चीज छुपाते भी नहीं है। तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं बदकिस्मती है। और फिर उसको एक मौजू बना दिया गया कि देखें जी कशकोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो वजीर आजम ने तो कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। अब अगर वो डिपॉजिट फर्ज करें आ भी जाता है तो वो डिपॉजिट है, ठीक है, और अगर मुस्तहकम करने के लिए कोई चीज है तो वो बुरी चीज तो नहीं है, मुल्क के लिए अच्छी चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी तक ऐसी कोई चीज ना हुकूमत की तरफ से सामने आई है, और ये ट्रिप पूरा का पूरा फॉरेन ऑफिस के अंडर आ रहा है। और फॉरेन ऑफिस जो है इसमें राइट इदारा है जो इसमें क्लैरिटी देगा इस दौरे के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें हतमी होंगी। तो ये अलग अलग लोगों से मंसूब करके अपनी दुकानदारी, इसी तरह आपने देखा IMF के प्रोग्राम में भी लोगों ने किया था, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स लगा दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। फिर उसके बाद जो है स्टेट बैंक पे जो है उन्होंने खुद मुख्तारी, तो कभी क्या, कभी मुल्क तोड़ने की बातें तक ले गए। यानी आपके मुताबिक मुजम्मिल ये जो रूमर्स फैलाने वाले ये अपनी अपनी दुकानदारियां कर रहे होते हैं, दुकानें चमका रहे होते हैं, ठीक है जी। मतलब अगर कोई ऐसी हकीकत होगी। अच्छा मुजम्मिल ये अभी जी 1 मिनट बता दो जी। अभी हमने सुकूक बॉन्ड $1 अरब का किया था पिछले हफ्ते जी जी। उसकी प्रेस रिलीज मैं जारी की है, मैंने की है जारी कि जी $1 अरब हमारे मुल्क में आ गए। तो जब आएगी चीज चांद चढ़ेगा तो देख ले। ठीक है ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अब ये IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर मुस्बत फैसला होगा, कोई पॉजिटिविटी, तो ये इसको कैसे आप बताएंगे? ये तो बड़ी अच्छी खबर अगर ऐसा हो जाता है। नहीं, इंशाल्लाह कल 2 फरवरी को है और बोर्ड का इजलास है, और उसमें जो है पाकिस्तान को जो है $1 अरब हमारे मिल जाएंगे। और अब हमारे IMF प्रोग्राम में भी 7-8 माह रह गए हैं, इसको हम इंशाल्लाह खुशउस्लूबी से मुकम्मल करेंगे। और हमने जितने फैसले किए वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किए हैं, कोई लोन के लिए हम उतावले नहीं हो रहे थे। और वो जो फैसले जो पाकिस्तान के लिए बेहतर, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में किसी ने बोला था, ये जितना भी ऑपोजिशन अंदर से स्टेट बैंक बिल बोल रही है, अंदर से दुआएं दी इन्होंने इमरान खान को कि 1994 से ये करने की कोशिश करते थे, लेकिन जो है ना अपने इलेक्शन के आगे या आड़े हाथ आ जाते थे। तो अंदर से तो इन्होंने दुआएं दी, क्योंकि अगर ये अभी ना होता तो दूसरी जो भी हुकूमत आती या आएगी अगर मुस्तकबिल में या नहीं, तो उसको करना ही करना था। ये पाकिस्तान के लिए फैसला था और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जैसे ये चीज़ हुई है, रुपया भी मुस्तहकम होना शुरू हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज भी सही होना शुरू हो गई है, एक एनवायरनमेंट बेहतर होना शुरू हो गया। बस एक हमें बड़ी चीज़ तकलीफ दे रही है, वो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं।
कल ओगरा की 17 रुपए तक की समरी गई थी जो वजीर आजम ने फिलहाल मौखर कर दी है, तो वो एक बड़ा एक हमें ट्रबल कर रही है चीज़। और ये भी आलमी मार्केट में इस वक्त है। तो अभी हुकूमत ने सिफर कर दिया सेल्स टैक्स जो 17% लेना चाहिए था, और जो पेट्रोलियम लेवी जो पिछले महीने हम 17 रुपए 60 पैसे ले रहे थे वो 13 रुपए 60 पैसे कर दिए, उल्टा 13 रुपए के करीब। तो हुकूमत जो है 300 अरब रुपए, एक तरफ इतना शोर मचाया जी 350 अरब का टैक्स लगा रहे हैं, 350 अरब रुपए अब तक साल के जो है सिर्फ पेट्रोल में सेल्स टैक्स की वजह से हुकूमत ने अपना रेवेन्यू लूज किया है, सिर्फ के अवाम पे इतना इजाफी बोझ ना पड़े, क्योंकि ये भी कसूर हमारा नहीं, आलमी मार्केट में। तो हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बेहतरी लाने की, ठीक है, बाकी जो है कुछ इंटरनेशनल हालात जो हैं कभी कभार हमारे आड़े आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, ये IMF के एक वर्किंग पेपर के मुताबिक हुकूमत का जो मरकज़ी बैंक से कर्ज लेना और ये महंगाई में इजाफे की जो बहुत अहम वजह है, इससे ना सिर्फ अफरात ज़र की शरह बढ़ती है बल्कि करेंसी की कदर में भी कमी आती है। तो क्या हुकूमत अब स्टेट बैंक से मज़ीद कर्ज ना लेने की कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी, कोई हिकमत अमली बनाएगी, गौर किया जा रहा है? देखें, हिकमत अमली तो बनी हुई है। हमने 2019 से कर्जा लेना छोड़ चुके हैं, आज 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल से हमने स्टेट बैंक से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, उल्टा 1500 अरब रुपए कर्ज वापस किया। और इसकी देखें एक बुनियादी वजह यह है कि आप जब आपको पता हो कि जो है कोई आपको पैसे पकड़ाने वाला है, तो आप कभी भी अपनी जो है स्पेंडिंग पे कंट्रोल ही नहीं करेंगे। और तो आपको अपनी स्पेंडिंग पे भी कंट्रोल करना है, और रुपया छापना जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी और रुपया आपकी जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा रुपए में जो है ना वो चीज़ खरीदी जाएगी, तो खुद ब खुद महंगाई हो जाएगी। तो ये हुकूमत पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कमोडिटी स्पाइक आया ग्लोबली, उसने ये हमारी चीज़ पहले कोरोना ने डीरेल की थी इकोनॉमी को, वो तो अब चले ग्रोथ पे वापस हम ले आए हैं पाथ पे। ये जो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर रहे थे, तो ये आलमी महंगाई की वजह से बिजली पेट्रोल ने हमें तंग किया हुआ है, लेकिन ये भी इस पे भी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि पहली दफ़ा हुआ है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा करवा रहे हैं और FBR ने रिकॉर्ड टैक्स हासिल किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ मुज़म्मिल, ताजिर बरादरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के कानून से आपको पता है नाराज़ हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से धरना देने की धमकी दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका मैं कॉमेंट चाहूँगी, क्यों खुश नहीं है ये? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों उन सेल्स टैक्स तो जी आखिर में आवाम ने देना होता है, ताजिर का क्या मसला? इसका मसला ताजिर का यही है ना कि वो, लेकिन ताजिर अक्सर नाराज रहते हैं, नालां रहते हैं, इनके साथ एक ही बार बैठ के बात क्यों नहीं कर ली जाती कि आखिर ये मसला क्यों, बार बार नाराजगियाँ, धरने देना, धमकियाँ देना, फिर धरने दे भी देना, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। देखें, बात ये कि अब बात बहुत आगे निकल गई है, कानून बन चुका हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये तो देना पड़ेगा। अब जिसको नहीं समझ आता, अगर वो कहता है जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इतना बड़ा कारोबार करके जो है उसको पढ़ाई लिखाई उसकी आड़े आ रही है, तो वो उसको कुछ करना चाहिए। उसके लिए हुकूमत कोई सेल बना देगी कि उसके लिए जो उसकी मदद कर दिया करे टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए, यही कर सकते हैं हम। लेकिन अब बात ये है कि ये प्रिंसिपली फैसला हो चुका है, ये वैल्यू चेन में जो सेल्स टैक्स है, और सेल्स टैक्स तो जो है जो दुकानदार का टैक्स ही नहीं है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स होता है। ये तो आम अशिया खुदोनोश पे हो तो लोगों से ले लेता है, ठीक है। तो यही उसके पीछे यही मकसद होगा ना कि वो आवाम से ले रहा था, हुकूमत को नहीं जमा करा रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो है दाल में काला, जो इतनी हड़ताल वगैरह करने की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई नहीं है। ये जो चंद दुकानदार कर रहे हैं इसमें कि जी हमें फिक्स लगा दो, ये लगा दो, अब वो हमें करना है, वैल्यू चेन में लाना ही लाना है। और बहुत सारी चीजों में तो रिफंड भी है, तो वो रिफंड ले ले। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हसन साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।